हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यस ऑफिसर में आपका स्वागत है। आज हम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे क्रैश कोर्स का एक हिस्सा है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोसेसेस। ओके, और इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिटेल बैंकिंग वर्सेस कॉर्पोरेट बैंकिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? डेफिनेटली हम पढ़ने वाले हैं कि रिटेल बैंकिंग की कुछ ग्रोथ कैसे होती है, जैसे रिटेल बैंक इम्पैक्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स से, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिटेल बैंक के कॉन्सेप्ट्स हम किस तरह अप्लाई करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस किस फैक्टर्स को ध्यान में रखकर होता है, और प्रोसेसिंग मॉडल्स क्या क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिटेल बैंकिंग में। फिर हम पढ़ेंगे कैसे हम अपने प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की प्राइसिंग करते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी मॉडल्स, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम ट्रेडिशनली यूज़ करते थे और कौन सी यूज़ अब हम करते हैं और उनका क्या हमारे पास इम्पैक्ट है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? सस्टेनेबल रिटेल बैंकिंग के बारे में। सस्टेनेबल रिटेल बैंकिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट्स को बनाते हुए अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले इसके साथ में। तो हम देखेंगे कि भाई, अगर रिटेल बैंकिंग की बात हो रही है तो रिटेल बैंकिंग के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो कौन है? इंडिविजुअल्स हैं। और क्योंकि इंडिविजुअल्स हमारे टारगेट कंज्यूमर्स हैं, तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी बड़ा है। अगर हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, तो हमें भी पता है कि इंडिविजुअल्स की चॉइसेस किन किन फैक्टर्स पर इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, किस किस से इम्पैक्ट होती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, आज के टाइम में मोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मोस्टली सबके हाथ में एक मोबाइल रहता है। अगर हम पेनिट्रेशन की ही बात करें तो हर साल 200 से 300% का ग्रोथ हो रहा है मोबाइल पेनिट्रेशन में। राइट, तो इसी वजह से क्या होगा? इसी वजह से मोबाइल बैंकिंग भी ग्रो कर रही है। ठीक है, आजकल लोग क्या बोलते हैं? रिटेल बैंकिंग इज सिनोनिमम टू डिजिटल बैंकिंग। तो अगर हम सिनोनिमस बोल रहे हैं रिटेल बैंकिंग को डिजिटल बैंकिंग के, तो हम ये जानते हैं कि भाई कोई भी तरह की अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने से रिटेल बैंकिंग में ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है, दोनों ही साइड से है। अगर हम बैकएंड से कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देने में। और अगर हमारे कस्टमर्स किसी भी तरह से टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने लग जाते हैं जो अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड हैं, तो हम उन्हें भी अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा और क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। इसमें क्या है? मान लीजिए आपकी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, जो कि एक सच बात भी है। अब अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो मैं बोल सकती हूँ परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। अगर मैं बोल रही हूँ कि परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपकी सेविंग्स भी आप ज़्यादा करेंगे या इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा करेंगे। राइट, तो अगर हम ऐसी बात बोल रहे हैं तो हम ये सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स के लिए कहाँ जाएंगे? रिटेल बैंक्स के पास जाएंगे। तो रिटेल बैंक्स की भी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। ठीक है, अगर वहीं पर उल्टा हो जाता है तो रिटेल बैंक्स की ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इंडिया में रिटेल बैंकिंग ग्रो कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की, तो ये कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? मान लीजिए आरबीआई ने बोला कि अब आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर आपने अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की तो फिर हम इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लेकर आएंगे और कस्टमर वहाँ पर सर्विस डेफिशिएंसी की बात बता सकते हैं और उनको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? इसमें जो बैंक्स होंगे वो एनकरेज होंगे कि उन्हें अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी। ऐसे ही सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी तो कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा बैंक्स के ऊपर। कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा तो फिर हमारी ग्रोथ होगी। इसके बाद बात करें डिमांड एंड सप्लाई की, तो डिमांड एंड सप्लाई में हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हम देखते हैं होम लोन्स की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है। अगर होम लोन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो इन्हें कौन प्रोवाइड कर रहा है? रिटेल बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर क्या हम, अगर रिटेल बैंक इनको प्रोवाइड करेगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, है ना। तो इसी तरीके से ये ग्रोथ ड्राइवर बन जाते हैं।
अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या है बैंक्स के लिए, तो रिटेल बैंक्स की सबसे बड़ी एडवांटेजेस जैसे मैंने आपको बताया उसका कस्टमर बेस है। कस्टमर बेस के अलावा और क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंट ओपनिंग ही करवानी है तो उसके लिए भी दो तीन तरह के अकाउंट्स हो जाते हैं कि भाई सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है। सेविंग है तो उसमें किस टाइप का है, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट लेना है तो फिक्स डिपॉजिट में देख लीजिए, या फिर अगर आपको आरडी बनवाना है तो आरडी में किस तरह का चाहिए, उसमें भी कुछ और स्पेशल फीचर्स दे दिए जाते हैं जैसे स्वीप इन स्वीप आउट। तो इस तरीके से जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऑफरिंग्स काफ़ी डाइवर्स है। इसके बाद में हम देखेंगे इम्प्रूव्ड प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर क्या है कि भाई अगर हम इतने बड़े कस्टमर बेस को टारगेट कर रहे हैं तो प्राइसिंग हमें थोड़ी कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉफिट्स भी करने हैं। तो इन सारी चीज़ों पर बैंक्स का काफ़ी अच्छा फोकस रहा, जिसकी वजह से उनकी प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई है और प्रॉफिट्स में भी हैं हमारे सारे बैंक्स। इसके बाद मेजरली सभी बैंक्स। इसके बाद में अगर हम बात करें क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ की, क्योंकि इनका टारगेट बेस जो है, इनका कस्टमर बेस जो है वो इतना बड़ा है, इनके साथ सभी कंपनीज टाई अप करना चाहते हैं। जब मेजरली सभी कंपनीज टाई अप करना चाहते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बैंक्स को मिलती हैं, जहां बैंक्स कुछ कमीशन या फिर कुछ एक्स्ट्रा कस्टमर्स कमा लेता है। इसके बाद में बात करें एनहांस रिस्क मैनेजमेंट की, जैसे जैसे हमारे रिटेल बैंक्स ग्रो हो रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता जा रहा है, और अगर वो एनपीएस देते हैं तो मान लीजिए उन्होंने कोई एक एनपीए दिया 10 लाख का, जबकि वहीं पर एक कॉर्पोरेट बैंक ने एक एनपीए दिया 50 लाख का, ठीक है, तो किसको ज़्यादा लॉस होगा अगर ये एक लोन दिया तो किसको ज़्यादा लॉस होगा। अगर मान लीजिए 10 लाख वाला एनपीए बनता है और 50 लाख वाला भी, तो डेफिनेटली 50 लाख वाले बैंक को ज़्यादा लॉस होगा विच इज़ कॉर्पोरेट। तो यहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट भी थोड़ा बेटर है, ठीक है। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर। देखिए पहले क्या था, पहले जब हमारे बैंक्स वर्क करते थे तो ट्रेडिशनली बड़े बड़े रजिस्टर्स मेंटेन करने होते थे उनको। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स आए तो कंप्यूटर्स में उन्होंने एक्सेल वगैरह में वर्क करना शुरू किया और उनका काम इजी हो गया। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स आए फॉर एग्जांपल सीआरएम, तो उनके पास कस्टमर का डेटा भी काफ़ी हैंडी हो गया, ठीक है। फिर एमआईएस आया जहाँ से वो डेटा माइनिंग बहुत इजीली कर पा रहे थे। तो इसी तरीके से हमारे जो बैंक्स हैं उनके प्रोसेस भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं, चाहे फिर वो उनके ब्रांचेस में वर्क करने का प्रोसेस हो या प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का प्रोसेस हो या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से जो अडेप्टेशन है उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हमारे बैंक्स को हो रहा है। तो प्रोसेस रीडिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस इनोवेशन, स्ट्रेंथन कस्टमर रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव हो रही है। फॉर एग्जांपल सीआरएम है तो सीआरएम के थ्रू क्या हो रहा है, सीआरएम देख रहा है कि भाई कस्टमर का डेटा क्या है, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, उसकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है, उसने क्या क्या इंटरेक्शन कर रखा है कस्टमर बैंक्स के साथ में ऑलरेडी, इसके अलावा वो बैंक्स की क्या क्या प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को यूज़ कर रहा है। इससे अब क्या होगा, जो भी बैंकर उसको डील कर रहा है उसके साथ में, उसको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है अपने कस्टमर के, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन है तो फिर वो उसको अच्छे से डील कर पाएगा, ठीक है। एंड हमारी जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। अब बात करते हैं मॉडर्न रिटेल बैंकिंग फीचर्स की। तो इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज़, हम सभी तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। अगर हम बात करें चैनल्स की तो ब्रांचेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक मोबाइल बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, और कॉल सेंटर्स एंड कियोस्क, सब कुछ ही प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करें अगर कस्टमर सेगमेंट्स की तो इंडिविजुअल्स हो गए, स्मॉल बिजनेस हो गए एंड कॉर्पोरेट्स। अगर हम बात करें कंटेंट फोकस की तो जहाँ पर हमारे प्रोसेस स्ट्रक्चर्स हैं तो बिजनेस अलग अलग प्रोसेसेस एंड मॉडल्स को यूज़ करें जो हम आगे पढ़ेंगे, और प्रोडक्ट मॉडल्स जो हैं वो भी हम देखेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। पहले हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स की। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स 4 टाइप के होंगे, ठीक है। इन हाउस सोर्सिंग, जहाँ पर सारा का सारा काम खुद बैंक के अंदर किया जाएगा। पार्शियल आउटसोर्सिंग, जहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोसेस जो है अपना आउटसोर्स कर देंगे किसी एजेंसी को। प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग, जहाँ पर हम मेजर पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो है वो आउटसोर्स करेंगे।
एंड एंड टू एंड आउटसोर्सिंग, जहाँ पर हम सारा का सारा काम ही आउटसोर्स कर देंगे, ठीक है, फ्रंट एंड भी एंड बैक एंड भी। अब इसको समझते हैं कि किस तरह से ये काम होगा। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड का प्रोडक्ट हमारे बैंक ने लॉन्च करना है और डेवलप करना है। तो अब ये क्रेडिट कार्ड जो है ये इन्होंने वीज़ा कंपनी से बोला कि आप हमारे लिए बनाकर दीजिए, डेवलपमेंट आप कीजिए और इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैंक करेगा। तो यहाँ आउटसोर्सिंग कितनी हो गई, पार्शियल आउटसोर्सिंग हो गई, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि कोई बैंक है, उसने बोला हमने एक डिफरेंट टाइप के लोन निकाला है और किसी डीएसए को बोला कि आप इसको जाकर सेल कीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अगेन पार्शियल आउटसोर्सिंग हो गई। अगर हम बात करें पीएसबीज की, तो पीएसबीज जो होते हैं ना वो मेजरली इन हाउस सोर्सिंग करते हैं। और अगर हम बात करें फॉरेन बैंक्स की, तो वो मेजरली क्या करते हैं, वो मेजरली एंड टू एंड आउटसोर्सिंग करते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक्स जो कि न्यू जनरेशन वाले हैं, तो उनकी बात करेंगे तो हम देखेंगे वो पार्शियल या प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग पर फोकस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर की। देखिए, सबसे पहले तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो थे, इन्होंने एक स्टडी के थ्रू इन प्रोसेसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसको हम समझते हैं कि इन्होंने इसे कैसे डिवाइड किया। मान लीजिए बैंक है, तो बैंक क्या करता है, या तो कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहा होता है ना, या प्रोडक्ट बेच रहा होता है, ठीक। अब प्रोडक्ट अगर बेच रहा है तो प्रोडक्ट उसका फोकस है और कस्टमर इंफॉर्मेशन जो है वो भी उसका फोकस है। अगर वो प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं या सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करते हुए तब वर्क करते हैं कि हम भाई डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में अपने बैंक को डिवाइड कर लेंगे और हर एक मॉड्यूल के पास एक अलग अलग काम होगा। फॉर एग्जांपल, आपको डेवलपमेंट करना है, आपको स्ट्रेटेजाइज करना है और आपको सेल करना है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर हम वही बात करें कि सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटा हमारे पास है और ये जो डेटा होगा ये अलग अलग बैंक्स में यूज़ किया जाएगा, ठीक है, सॉरी, हमारे ये जो डेटा है सेंट्रलाइज्ड, इसको अलग अलग प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाएगा बाय द बैंक, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक लोन का प्रोडक्ट है, तो लोन का प्रोडक्ट अगर हमारा बनना है, तो मान लीजिए कि किसी स्मॉल फार्मर के लिए ये लोन बनना है। स्मॉल फार्मर मान लीजिए मिस्टर चिंकू है, जिनके लिए ये फार्मर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मिस्टर चिंकू हैं और उनके जैसे ही बहुत सारे उनके गांव के और आसपास के गांव के लोग हैं। तो मिस्टर चिंकू से रिलेटेड हमने बहुत सारा डेटा देखा और इसी तरह से जो दूसरे फार्मर्स थे उनका डेटा था जो हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में था। तो इनकी सारी नीड्स को हमने समझा, इनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल को समझा और बैंक ने एक एग्रीकल्चर लोन निकाला जिसको उन्होंने बोला कि हम ये एक अप्रोच के साथ में जाएंगे और इस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड। अब मान लीजिए कहीं पर ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस है बैंक का और कस्टमर डेटा के ऊपर भी फोकस है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो हम कह देंगे प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। और अगर हमारे कस्टमर के ऊपर ज़्यादा है तो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। समझ गए अब आप लोग। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे पीएसबीज क्या फेवर करते हैं। वो फेवर करते हैं मेजरली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स की, तो उनकी अप्रोच होती है वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड, ताकि वो क्रॉस सेलिंग और ज़्यादा से बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक माइंड मैप में प्रोवाइड की हैं, तो आप यहाँ से सिंपली जल्दी जल्दी देख सकते हैं। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल्स की, तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में हमारे प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर अगर हम बात करें वर्टिकली की, तो सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डेटा बनाया जाएगा और उसके अराउंड हमारा प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा। अगर हम बात करें प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल की, तो हमारे पास में अगेन प्रोडक्ट जो होगा वो मेन फोकस होगा, लेकिन हम कस्टमर डेटा को भी यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करें प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड की, तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस कस्टमर का डेटा होगा प्लस प्रोडक्ट की, हम प्रोडक्ट पर भी थोड़ा फोकस रखेंगे।
अगर हम पीएसबीज की बात करें तो वो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें पीएसबीज में, न्यू पीएसबीज सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स की, तो वो यूज़ करेंगे आपका वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, ठीक है। और अगर हम बात करें ओल्ड प्राइवेट बैंक्स की, तो वो यूज़ करते हैं यूजुअली प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिजनेस अप्रोच के साथ। बिजनेस अप्रोच में हम देखेंगे रिटेल बैंकिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सेगमेंटेड। सेगमेंटेड में क्या होगा, मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, उस बैंक की इस तरह से 4 ब्रांचेस हैं। अब इस बैंक ने क्या बोला, इसने बोला ये वाली जो ब्रांच है ये स्पेशली खोली जाएगी जहाँ पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे। ये ब्रांच खोली जाएगी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर सर्विस सेक्टर लोग होंगे और लोन्स की डिमांड्स ज़्यादा होंगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी तरह के लोग आते हैं, ये एक मार्केट प्लेस है, तो ये एक जनरल ब्रांच होगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपने 2-3 सेंटर्स खोल लिए। जो हाई नेटवर्थ वाला था, यहाँ से ये ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इन्होंने इसका नाम रखा प्रॉफिट सेंटर। सर्विस सेक्टर वाले में इनका फोकस था कि भाई हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, तो इसका नाम था रिसोर्स सेंटर, ठीक है। ये जो जनरल वाला था, मार्केट वाला, इसका नाम रखा जनरल सेंटर। तो इस तरह से सेगमेंटेड कर दिया हमने अपने बैंक की ब्रांचेस को। तो इसे क्या कहते हैं, सेगमेंटेड अप्रोच। एक है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर रीजन में अलग तरह के बैंक्स खोले जाएंगे, दूसरे में अलग तरह के। फॉर एग्जांपल हिल एरियाज़ हैं तो अलग, ट्राइबल एरियाज़ हैं अलग, प्लेन एरियाज़ हैं तो अलग, ठीक है। तो अगर इस तरह से होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये है हमारा ज्योग्राफिक लोकेशन बेस्ड अप्रोच, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या है कि भाई रूरल बैंक हैं, एक हमारे सेमी अर्बन बैंक हैं और एक हमारे अर्बन बैंक हैं, इसके अलावा एक आते हैं मेट्रो बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के कस्टमर्स होंगे, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स उनको बेचे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज बैंक्स, ठीक है। अब पीएसबीज क्या करते हैं, पीएसबीज यूजुअली इन तीनों ही अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं जहाँ पर उनका मेन जो फोकस होता है वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनकी कंपनी का या उनके बैंक का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक की, तो वो मोर स्ट्रक्चर्ड और टारगेटेड मॉडल्स यूज़ करते हैं। मोर स्ट्रक्चर्ड और टारगेटेड मॉडल्स कौन से हो गए, जैसे कि हमारे क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच या फिर ज्योग्राफिकल अप्रोच हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स का। तो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स जैसा मैंने आपको पहले ही सारा बता दिया है, इसकी एक समरी है ये कि हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो एंड टू एंड वाले में मैंने आपको बताया था फॉरेन बैंक्स क्या कर रहे हैं, सारा का सारा काम अपना आउटसोर्स कर रहे हैं। प्रीडोमिनेंट आउटसोर्स में मैंने बताया था कि मेजर पार्ट ऑफ द प्रोसेस वो आउटसोर्स कर रहे हैं। पार्शियल आउटसोर्स में क्या कर रहे हैं, हाफ हाफ के अराउंड कर रहे हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। हाफ आउटसोर्स हाफ इन हाउस। और यहाँ इन हाउसिंग में सारा का सारा काम ही बैंक के अंदर किया जा रहा है, जो कि पीएसबीज फॉलो करते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है, न्यू जनरेशन वाले क्या करेंगे, वो मिक्स यूज़ करते हैं इन हाउस का और आउटसोर्सिंग का, ठीक है। अगर हम फॉरेन बैंक्स की बात करें तो वो मेजरली आउटसोर्सिंग ही करते हैं, ओके। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मॉडल्स के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। तो हमारे जो एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वहाँ क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स क्या हैं, इंश्योरेंस, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, ठीक है। इसके अलावा जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज होती हैं, वो सब आएंगे हमारी थर्ड पार्टी इसमें। अब हम बात करें सबसे पहले एसेट प्रोडक्ट्स की। तो इसके टाइप्स में आएंगे हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू हमें जनरेट करके देते हैं और इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी है। और अगर हम इन प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लेकर आते हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। वहीं अगर हम बात करें लायबिलिटी प्रोडक्ट की,
तो लायबिलिटी प्रोडक्ट में जैसे हमने अकाउंट्स खुलवाए जहां हमारे कस्टमर्स आकर पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, ये एनहांसमेंट हुआ है इनका टेक्नोलॉजी के साथ में और कुछ एडिड बेनिफिट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम में आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपका बैलेंस कितना है, आप फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि इसमें कुछ एडिड बेनिफिट्स भी आ गए हैं। इसके बाद बैंक टाइप, अगर हम बैंक टाइप की बात करें तो पीएसबीज, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस यूज़ करके अपनी इन कैटेगरीज को प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अदर प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कार्ड्स, बैंकिंग सर्विसेज, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, फी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फी बेस्ड सर्विसेज क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 50% जो हमारे पीएसबीज हैं, सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनकी इनकम आती है फी बेस्ड सर्विसेज से। और यही चीज़ देखकर कौन ज़्यादा खुश हुआ है, यही चीज़ देखकर हमारे पीएसबीज भी चाहते हैं कि वो भी सेम अप्रोच यूज़ करें। ओके, चलिए अब हम आते हैं हमारी एसिड साइड के बारे में जानने के लिए कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी हमें बेटर यील्ड देते हैं और इम्प्रूव्ड बॉटम लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने छोटे छोटे बहुत सारे लोन्स दिए तो अच्छा इंटरेस्ट हमने लगाया एंड हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। यहाँ पर लोअर रिस्क होता है क्योंकि हमने छोटे छोटे बहुत सारे लोन दिए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर XYZ A B, इन 5 लोगों ने लोन लिया, तो मिस्टर एक्स और मिस्टर बी इन्होंने लोन रीपेमेंट नहीं किया, तो भी अगर सभी ने 1-1 लाख का लोन लिया है तो सिर्फ 2 लाख रुपए का हमारे पास एनपीए बना। वहीं पर अगर कोई कॉर्पोरेट होता और उनको हमने ये लोन दिया होता 5 लाख का या बेटर से 50 लाख का, तो ये एक एनपीए बन जाता अगर किसी भी एक कॉर्पोरेट ने अपना लोन नहीं रीपे किया होता। इट सपोर्ट्स इकोनॉमिक रिवाइवल थ्रू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन आप अच्छे से कर रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छे से क्या कर रहे हैं, आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें अच्छा प्रोवाइड किया, जो आपकी सर्विसेज हैं या आपके जो लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेविंग अकाउंट्स जो थे वहाँ पर एक अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया, तो इससे क्या होगा, इससे आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड की तो वो पैसे वो मार्केट में जाएंगे और उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो कुछ सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो रिवाइव करेगी। ओके, इट एनहांसेस लाइफ स्टाइल एंड फुलफिल्स एस्पिरेशंस। किस तरह से एस्पिरेशंस फुलफिल कर रहे हैं, आपको मान लीजिए कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तो आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपको अपने लिए एक अच्छा घर लेना है तो आप हाउस लोन ले सकते हैं। आपको घर का इनोवेशन करवाना है तो आप हाउस इनोवेशन लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रेनोवेशन लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और इनके एडवांटेजेस हमारे बैंक्स लेते हैं। लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो अगर हम बात करें लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में क्या होगा, लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में जो पैसे हम लगाते हैं या हम डिपॉजिट करते हैं बैंक के साथ, वो बैंक जाकर इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने से बैंक इंटरेस्ट रेट कमाता है और कुछ पार्ट उस इंटरेस्ट का हमें वापस दे देता है, ठीक है। अब इसमें कुछ अच्छे फीचर्स भी हो गए हैं, जैसे स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटीज़ फॉर आइडल फंड्स। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपने एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोला और बैंक ने आपको स्वीप इन फैसिलिटी दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी न किसी वजह से आपको यहाँ से कुछ अमाउंट लेना है, तो इस स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी के थ्रू आप कुछ अमाउंट जितना भी आपके पास अलाउड है बैंक की साइड से, आप बिना किसी उसके ले सकते हैं। मतलब आपके ऊपर इसके वजह से किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और आप इजीली अपने पैसे ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, ऑटो ओवरड्राफ्ट फॉर करेंट अकाउंट्स की भाई आपको जितना भी, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं लेकिन आपको 11 की ज़रूरत है, तो फिर आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह के लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। रिटेल एसेट पार्ट्स की अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो ये मेजर पार्ट होते हैं रिटेल बैंकिंग रेवेन्यू का, ठीक है। किस तरह के कॉमन प्रोडक्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करते हैं जिससे कि बेटर इनकम स्प्रेड्स हो जाते हैं और टारगेटेड लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक डॉक्टर हैं, ठीक है, या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं किसी एरिया में,
या किसी हॉस्पिटल के, तो उनके लिए स्पेशली टारगेटेड हम लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, तो थर्ड प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स जैसे लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, और इसके अलावा फ्लोटर बेसिस पर आजकल ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस आने लग गए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम यूज़ कर सकते हैं। फी बेस्ड सर्विसेज जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आजकल काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका है हमारे बैंक्स के लिए। इसके बाद में अगर हम बात करें एटीएम्स, बिल पेमेंट सर्विसेज, ये सब भी मेजरली सभी बैंक्स ऑफर करते हैं, ठीक है। न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स जो हैं वो थोड़ा और बेटर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं इन्हीं सर्विसेज को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस किस तरह से होता है। सबसे पहले इन हाउस डेवलपमेंट। इन हाउस डेवलपमेंट में क्या होगा, बैंक्स खुद से ही सारा का सारा प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे, इंटरनली रिसर्च करेंगे, मार्केट डायनामिक्स को समझेंगे, ठीक है, देखेंगे कि भाई कस्टमर की क्या क्या नीड्स उनके पास आती हैं, उसके थ्रू वो लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब से पहले एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि भाई क्या क्या हमारे इस प्रोडक्ट में फीचर्स होने चाहिए, और उसी के थ्रू अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, राइट। फिर एक होता है मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट। मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट में क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग होंगे, कि मार्केट में इस टाइम पर हाउसिंग लोन्स की डिमांड ज़्यादा है, या कार की डिमांड ज़्यादा है, या हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पर मार्केट जो हमारी इकनॉमी है वो रिवाइवल मोड में है, तो लोगों की डिमांड्स वैसे भी अपनी लग्जरीज की तरफ ज़्यादा आ रही है। तो उसी तरह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बैंक डिज़ाइन करता है, ठीक है। वॉट इट फॉलोज, इट फॉलो द लीडर अप्रोच। फॉलो द लीडर अप्रोच में क्या होता है, फॉलो द लीडर अप्रोच में ये होता है कि मान लीजिए किसी एक बैंक ने एक प्रोडक्ट निकाला जो उनका बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा, तो फिर जो बाकी प्रोडक्ट बैंक्स हैं वो भी अब सिमिलर प्रोडक्ट निकालेंगे ताकि उन्हें भी उस प्रोडक्ट में सक्सेस मिले, मोर और लेस कुछ चेंजेस उसमें करके, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट ड्रिवन। टॉप मैनेजमेंट ड्रिवन में क्या होगा कि डिफरेंट जो हमारे बैंक्स के मैनेजमेंट होते हैं, अपर मैनेजमेंट, वो अपने एक्सपीरियंस से और अपनी रिसर्च के थ्रू बताएंगे कि हमारे बैंक्स को अब ये वाले प्रोडक्ट्स को निकालना चाहिए, उन्हें डेवलप करना चाहिए, और जो भी उनकी रिसर्च या एनालिसिस होती है उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोसेसेस के ऊपर। तो टिपिकली क्या होता है कि सबसे पहले ना मार्केट सर्वेस किए जाते हैं। मार्केट सर्वेस से हम ये समझते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है, फिर कस्टमर की नीड्स समझने के बाद में हम प्रोडक्ट को डेवलप करना शुरू करते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस करने चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होगा, वो प्रोडक्ट हम एक लिमिटेड ऑडियंस के पास में भेजेंगे, तो उसके बाद उनसे हम फीडबैक लेंगे कि क्या उनका फीडबैक है, और अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस होंगे उन्हें किया जाएगा, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में यही सारा का सारा बीच में से प्रोसेस निकाल के बेसिकली मार्केट रिसर्च की प्रोडक्ट समझा कि किस तरह का बनना है, फिर ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे बैंक्स के पास में कितना रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, और क्या वो चाहते हैं, कितना उनके पास मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज भी लगते हैं इसमें, प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में टेक्नोलॉजीज भी लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें वो देख लेते हैं। बात करें अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या होगा, दे ऑफन फॉलो टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स, कि भाई टॉप मैनेजमेंट बताएगा किस तरह से प्रोडक्ट बनना है, उन्होंने अपनी रिसर्च या एनालिसिस करवाई होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट डेवलप होगा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो उनका फोकस क्या रहेगा, उनका फोकस मेजरली यही रहेगा कि भाई मार्केट डायनेमिक्स क्या है और कस्टमर नीड्स क्या है, तो मार्केट किस तरह से हम सेगमेंट कर सकते हैं, पहले वो ये देख लेते हैं, उसके बाद में फिर उसमें भी मार्केट डायनामिक्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, वैसा वैसा प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मार्केट सर्वेज होते हैं, फिर नीड्स समझी जाती हैं, फिर प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, फिर पायलट टेस्ट होता है जिससे फीडबैक गैदर किया जाता है, और उसके बाद में फिर हमारे प्रोडक्ट को बना लिया जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट मॉडल्स की अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग अप्रोच 4 तरह की होती है, 3 तरह की होती है।
एक होती है इन हाउस जहाँ इंटरनली सब चीज़ें मैनेज की जाती हैं, एक होती है आउटसोर्स जहाँ पर एक्सटर्नल वेंडर्स को हम काफ़ी सारे प्रोसेस हैंडल करने के लिए दे देते हैं कि भाई हम केवाईसी करवा देंगे, आप एक काम कीजिए, जितना भी सेलिंग है या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें आप लाकर करवा दीजिए हमारे पास। हाइब्रिड में इस तरह से होगा, और आउटसोर्स में क्या होगा कि पूरा का पूरा काम हमने दे दिया। चलिए, प्रोसेसिंग मॉडल्स फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, सेंट्रलाइज्ड सिंगल लोकेशन प्रोसेसिंग। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई लोन है, ठीक है, हाउसिंग लोन ले लेते हैं। तो अब हाउसिंग लोन, मान लीजिए कि एक कस्टमर है, ये हाउसिंग लोन का ऑफिस जो है ये दिल्ली में है और मुंबई से उसको चाहिए, तो वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से जो ब्रांच होगी वो यहाँ दिल्ली भेजेगी और यहाँ से ही अप्रूवल होगा और यहीं से सारी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। रीजनल हब्स में क्या होगा, रीजनल हब्स में एरिया स्पेसिफिक प्रोसेसिंग की जाएगी, ठीक है। स्टैंड अलोन में क्या होगा कि ब्रांच लेवल पर ही सारी की सारी हमारे लोन्स की प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तो बैंक टाइप्स क्या है, इसमें वेरिएशंस हो जाते हैं कि हमारे जो पीएसबीस है, प्राइवेट सेक्टर है एंड फॉरेन बैंक्स। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तो वो ब्रांच फोकस्ड होते हैं, अगर हम फॉरेन बैंक्स की बात करें तो वो क्या करेंगे, वो सेंट्रलाइज्ड रहते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो रीजनल हब्स या फिर स्टैंड अलोन टाइप्स रहते हैं, ओके। चलिए, अब बात करते हैं एफिशिएंसी एंड टाइम की। तो हमारे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर पाएँ और एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हम बनाएं, अच्छी डिलीवरी उनकी कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें मेजरली जो प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं, ओके। चलिए, अब आते हैं प्राइसिंग फैक्टर्स पर। प्राइसिंग फैक्टर्स में हमने जैसे देखा मार्केट डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए मार्केट जो है उसमें चेंजिंग नीड्स हो गई हैं, टेक्नोलॉजी इस तरह से चेंज होती जा रही है, वैसे ही किसी प्रोडक्ट की डिमांड आने लग गई, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे मार्केट डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाएगा। इसके अलावा क्या देखा जाएगा कि भाई कितना रिस्क और रिटर्न हमें मिल सकता है। हो सकता है कि हमें रिटर्न हर एक इंडिविजुअल से तो थोड़ा थोड़ा मिले, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने से हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा है। प्लस इस तरह के प्रोडक्ट्स में कितना हमारे पास रिस्क है कि ये प्रोडक्ट एनपीए तो नहीं बनेगा, ठीक है। बैंक प्राइसिंग मॉडल्स, अगर हम देखें पीएसबी स्टैंडर्ड प्राइसिंग, डिस्काउंट्स, डिबेट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है कि भाई बहुत अच्छा डिस्काउंट दे देगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्राइस रखेगा, इसी पर सबको प्रोडक्ट्स बेचेंगे। या फिर रिबेट्स की, हाँ भाई ठीक है हम इतना इतना डिस्काउंट दे रहे हैं और अगर आपने और जल्दी पेमेंट कर दिया तो उस डिस्काउंट के ऊपर और भी थोड़ा सा डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या है, ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, बंडल्ड प्राइसिंग करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए या फिर इन ये दो तीन चीज़ें हैं, अगर कोई इन्हें लेगा तो इनकी प्राइसिंग ये रहेगी। फॉरेन बैंक्स क्या करते हैं, वो एग्रेसिव और मार्केट लीडिंग प्राइसिंग रखते हैं। एग्रेसिव इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव उनकी प्राइसिंग होती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह काफ़ी कम कर लेंगे कंपैरेटिवली ताकि मार्केट में अपनी थोड़ी सी प्रेजेंस बनाए। चलिए, प्राइसिंग स्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स देख लेते हैं। स्टैंड अलोन प्राइसिंग में क्या होगा, बेसिक प्राइसिंग होगी, एक पर्टिकुलर प्राइस का प्रोडक्ट होगा और वही सबको बेचा जाएगा। प्राइसिंग कंसेशन एंड रिबेट्स में क्या होगा, रिबेट्स, प्राइसिंग कंसेशन, जैसे कि अभी क्या है, मान लीजिए आप काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में ये प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कस्टमर का आपको पता है कि इसने टाइम पर अपनी सारी रीपेमेंट्स कर दी हैं लोन्स की, तो आप उनको और भी अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बंडल्ड प्राइसिंग में क्या होगा, बंडल प्राइसिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आपने एक इंश्योरेंस लिया, अगर आपने मान लीजिए क्रेडिट कार्ड लिया तो इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको एक इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। तो इस तरह से बंडल्ड हो गई, उसकी प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, एक होलिस्टिक प्राइसिंग रखी जाती है। ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं एज थोड़े सस्ते ही इनको मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड पर कम इंटरेस्ट रेट्स लगेंगे। ऑल्टरनेट प्राइसिंग प्रपोजिशन में क्या होता है, कुछ सर्विसेज आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है
तो वो आपका फ्री में होगा, कुछ उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस उसको बनाने के नहीं लगेंगे। अगर आपके जो सर्विसेज चार्ज लग रहे हैं वो आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। रेमिटेंस सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा और क्या होगा, कंसील्ड प्राइसिंग होगी। कंसील्ड प्राइसिंग में क्या रहेगा कि जो आपको एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, ठीक है, और इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी मॉडल्स की। टेक्नोलॉजी मॉडल्स में क्या होगा, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बहुत क्रूशियल है हमारे प्रोसेस एंड डिलीवरी एफिशिएंसी के लिए, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं इन हाउस मॉडल्स। यहाँ पर क्या होगा, बैंक खुद से ही इंटरनली अपनी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं और उनको बेस्ट कॉस्ट कंट्रोल के साथ में ऑफर करते हैं। आउटसोर्सिंग में क्या होगा कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका, वो पूरा का पूरा बाहर होगा। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक ने इन्फोसिस के साथ में कोलैबोरेट किया हुआ है। तो अब HDFC के अभी तो मुझे पता नहीं, पहले तो कर रखा था, तो अब जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, जितना भी प्लेटफॉर्म्स वगैरह टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड हो रही हैं HDFC को, वो कौन कर रहा है, वो इन्फोसिस कर रहा था। फिर पार्शियली इन हाउस आउटसोर्स्ड मॉडल्स बने हुए हैं। पार्शियली इन हाउस या आउटसोर्स मॉडल्स में क्या होगा कि भाई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने के बाद में TCS से हमने सर्विसेज ली और उसके बाद में अब ये हमारे इंटरनली इनको प्रोसेस किया जा रहा है या यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो ये तो मेजरली इन हाउस या फिर पार्शियली आउटसोर्स मॉडल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनमें ज़्यादातर जो होंगे वो इन हाउस ही यूज़ करते हैं, बाकी सब लोग आउटसोर्स डेवलपमेंट तो करवा लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इन हाउस करेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स डेफिनेटली ओल्ड और न्यू अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। न्यू वाले जो होते हैं वो पूरा आउटसोर्स मॉडल यूज़ कर रहे हैं होते हैं, जबकि अगर हम ओल्ड की बात करें तो वो CBS वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। तो CBS वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं कि आउटसोर्सिंग मॉडल यूज़ करते हैं और फिर CBS की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। CBS जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करते हैं कस्टमर डीलिंग एंड अपने बैंक के सभी कामों के लिए। फॉरेन बैंक्स का क्या है, वो तो डेफिनेटली फुल्ली आउटसोर्स टेक्नोलॉजी मॉडल्स पर वर्क करते हैं। फॉरेन बैंक्स तो ना मेजरली हर चीज़ में ही आउटसोर्सिंग करते हैं, एज उनकी प्रेजेंस भी काफ़ी कम है, उनका स्टाफ भी उनके पास काफ़ी कम है, तो वो ज़्यादातर काम अपने आउटसोर्स ही करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, पहले तो हमने देखा था हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रेडिशनली रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे थे। उसके बाद सबसे पहले क्या आया था, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन्स, जिनको हम क्या बोलेंगे, पासबुक प्रिंटिंग मशीन्स, ठीक है। फिर ट्रांजिशन कहाँ हुआ, ब्रांच ऑटोमेशन हुआ एंड रीजनल नेटवर्क हब्स बने, ठीक है। फिर लीज लाइन्स, इन सब के थ्रू जो है क्या काम होने लग गया। फिर अडॉप्शन हुआ कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस का, इनको अनेबल किया, इंटीग्रेट किया अकाउंट एंड कस्टमर एंड अकाउंट मैनेजमेंट में। CBS में क्या है, CBS में आपके पास CRM से रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाएंगी, मार्केटिंग से रिलेटेड भी मिल जाएंगी, कस्टमर के अकाउंट से रिलेटेड भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब क्या होता है बैंक में, अगर कोई क्लैरिकल स्टाफ है तो उनको लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। कोई सीनियर स्टाफ है तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग टू द लेवल्स आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस या कम से कम एक्सेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोर बैंकिंग की प्रॉपरली। कोर बैंकिंग का क्या है, इट इज़ सेंट्रल टू मॉडर्न रिटेल बैंकिंग, ठीक है। मेजरली सभी बैंक्स जो हैं वो CBS पर काम कर रहे हैं एक्सेप्ट अ फ्यू जो कि अभी NBC की तरफ भी ट्रांजिशन कर रहे हैं या अपने अपने खुद के कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं उनके उन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। It supports cross-selling and upselling by providing a comprehensive view of customer portfolio। हम कस्टमर की फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छे से समझ सकते हैं। डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टली दैट इज़ प्रोडक्ट वाइज और वर्टिकली दोनों ही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। हमने पढ़ा था ना कि कहीं पर हम प्रोडक्ट वाइज कर रहे थे दैट इज़ हॉरिजॉन्टली, और कहीं कहीं पर हम कर रहे थे कस्टमर का डेटा जो था हमारा उसको यूज़ करते हुए, तो वो क्या था, वर्टिकली ऑर्गेनाइज, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो ग्लोबल ट्रेंड्स में जो रिटेल बैंक्स हैं हमारे, ठीक है, वो जो भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, प्लस अपनी भी लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल UPI हो गया, है ना। तो UPI आज के टाइम में सभी कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से वो भी अपनी पेमेंट सर्विसेज इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल रिटेल बैंकिंग की। तो ये फ्यूचर बिजनेस मॉडल्स किस तरह के हो सकते हैं।
अगर हम कस्टमर सेंट्रिक मॉडल्स की बात करें तो वो 4 तरह के उसमें डिवाइड हो सकते हैं, या 4 पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा। सबसे रहेगा ब्रॉड सर्विस इकोसिस्टम, जितना ज़्यादा हम बेसिकली सारे ही डिलीवरी चैनल्स को कवर करते हुए बेस्ट सर्विसेज, एफिशिएंट सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड करें। डिजिटल ऑनली होनी चाहिए वो, ठीक है। एडवाइज़र सेंट्रिक होनी चाहिए कि हम उन्हें बताएं किस तरह से हमारे कस्टमर्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, तो एडवाइस भी देनी है। और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द कस्टमर प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, उसी हिसाब से वो अपने जिस भी तरह का प्रोडक्ट होने चाहिए वो वहीं पर जाकर उसे टेलरिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू चेन फोकस, वैल्यू चेन फोकस में क्या होगा कि ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, यूटिलिटी बैंक्स होंगे एंड बैंक एज अ सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग बैंक्स वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक बैंक है वो सिर्फ रिटेल लोन्स प्रोवाइड करेगा, उसमें भी वो सिर्फ होम लोन्स ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क किया जाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ पेमेंट सर्विसेज का काम किया जाएगा बैंक्स में। तो इस तरह से वैल्यू चेन फोकस भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग की। तो अगर हम देखें कि हमारा जो टारगेट सेगमेंट है वो क्या है, रिटेल बैंक में इंडिविजुअल कस्टमर्स और कॉर्पोरेट में बिजनेसेस हैं। मार्केट टाइप कैसा है, रिटेल में मास मार्केट है, हमने जैसा कि देखा था बहुत सारे लोग थे, सभी तरह के सिटीजन्स को हमने इन्वॉल्व किया हुआ था। और यहाँ पर नीशे मार्केटिंग है कि भाई कुछ ही कॉर्पोरेट्स को या लार्ज बिजनेस हाउसेस को हम इंक्लूड करेंगे। लोन साइज़ की बात करें तो लो टिकट साइज़ है, छोटे छोटे हम लोन्स, काफ़ी सारे लोन्स देते हैं। यहाँ पर एक ही बड़ा मेजर लोन एक कॉर्पोरेट को दिया जाता है, इस तरह से लोन्स दिए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। रिस्क स्प्रेड यहाँ पर देखें तो क्योंकि कस्टमर बेस बड़ा है और हमारा जो लोन्स वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे अमाउंट्स में कर रहे हैं, तो वाइड स्प्रेड है। यहाँ पर क्या कंसंट्रेटेड है कि भाई एक कॉर्पोरेट भी डूब जाती है तो बैंक को बहुत नुकसान हो जाएगा। रिटर्न्स की बात करें तो इनके रिटर्न्स हाई होते हैं क्योंकि लार्ज स्प्रेड है, इनके रिटर्न्स थोड़े लो होते हैं। मॉनिटरिंग एंड रिकवरी यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है रिटेल बैंकिंग में, क्योंकि लेबर इंटेंसिव होती है, बहुत सारे लोगों पर छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करें कॉर्पोरेट्स की, क्योंकि एक बड़ी कॉर्पोरेट है इसके ऊपर ईजिली मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हो सकता है हमारे पास लिमिटेड ही कस्टमर्स हो। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर लोअर होगा। क्यों लोअर होगा, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं जिनकी जो डिपॉजिटिंग पावर है वो थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पर ये हायर रहेगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे रिटेल बैंक्स पर बहुत कम और हमारे कॉर्पोरेट बैंक्स पर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारा का सारा कंटेंट इसमें समझ में आया होगा। अभी अगर आपके एग्जाम में किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मेजरली रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट बैंक के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है 1 मार्क का। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड मॉडल्स जो हमने पढ़े थे बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर के, तो उसमें से आपके पास आ सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपके पास में 0.5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस प्रोसेस मॉडल्स की तो उसमें से भी 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। मॉड्यूल ए से टोटल ही आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसे आप देख लीजिएगा कि किस किस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको हमारी ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करनी है और हमारे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो आप हमारा सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां JIIB का कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको डेली क्विज प्रोवाइड करते हैं और अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आपके कोर्स से सिलेबस से रिलेटेड तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।